हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस सेट 1110 को। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। और हाँ, जो ये वाली सीरीज है इसमें टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो जिसको जहाँ पे प्रॉब्लम हुई हो तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैकिन्टोश के बारे में बात हो रही कि मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये बात हो रही है भाई। हाँ, तो मैकिन्टोश किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, ये आपके पास मैकिन्टोश क्या है, जो हम मैक ओएस पढ़ते हैं ना, आपने नाम जरूर सुना होगा मैक ओएस क्या है। तब हम कहते हैं भैया मैक ओएस जो है वो एप्पल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये मैकिन्टोश इसी का ही है, तो ये एप्पल होगा इसका आंसर। अभी बहुत ज़्यादा क्या बताना है इसमें। माइक्रोसॉफ्ट आपका विंडो बनाता है, ये सभी लोग जानते होंगे, तो इसका मैकिन्टोश तो नहीं है। IBM ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम नहीं करता। जो IBM है वो आपके पास किसके ऊपर काम करता है, ये आपको सिस्टम को बनाने का काम करता है, यानी कंप्यूटर को बनाता है, ये डेस्कटॉप वगैरह को बनाने का काम करता है। अब मैकडोनाल्ड्स तो आपको पता ही है भैया है, कंपनी अलग ही है, ये आपका उससे रिलेशन नहीं है कंप्यूटर से। नेक्स्ट देखेंगे, टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर किस कुंजी की सहायता से गलती को मिटाया जाता है। तो किससे मिटाते हो आप गलती को, तो गलती को मिटाया जाता है बैक स्पेस से। तो बैक स्पेस आपके पास जो है कीबोर्ड पे बटन होता है, उसको मदद से आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ को मिटा सकते हैं। शिफ्ट हो गया, शिफ्ट के साथ अगर आप किसी और चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, मान लो शिफ्ट प्लस अगर आपने स्मॉल ए दबाया तो तब आपके पास ये कैपिटल ए बन जाता है। तो मतलब आपके पास शिफ्ट बेसिकली होता है आपके पास किसी भी एक अल्फ़ाबेट को कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। बाकी इसके अलावा जैसे हमारा एंटर होता है, एंटर तो फिर आपके पास क्या होता है, किसी प्रोसेस को आगे चलाने के जो है एंटर का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो कंट्रोल है, कंट्रोल अकेले काम नहीं करता, कंट्रोल के साथ भी हमें कुछ और की को यूज़ करना पड़ता है, जैसे कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स। तो इस तरीके से जो ये फंक्शंस होते हैं, जहाँ पे आपको कॉपी करना है, पेंट करना है, नॉट पेंट बट प्रिंट करना है, पेस्ट करना है, कट करना है, तब हम कंट्रोल के साथ कुछ अन्य कीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो बैक स्पेस किस लिए किया जाता है, ताकि जो है चीज़ों को मिटाया जा सके। किसी कंप्यूटर को की वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। देखिए, कंप्यूटर की जो वर्चुअल मेमोरी होती है, क्या ये वृद्ध मुख्य मेमोरी होती है, ये वृद्ध मुख्य मेमोरी नहीं हो सकती है। मुख्य मेमोरी तो फिर रैम रोम में आ जाता है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा, आपके पास वृद्ध गौण मेमोरी होती है, मतलब छोटी कोई मेमोरी होती है, बड़ी छोटी कुछ इस तरीके से, ये नगण्य टाइप में, तो ये भी नहीं होता। इसका जो आंसर आएगा वो ये वाला हो जाएगा। अत्यधिक वृद्ध मेमोरी का भ्रम है ये है एक्चुअल में जो कीवर्ड है ना इसका, वो है भ्रम। वर्चुअल का मतलब ही ये है कि भैया किसी चीज़ का आभास होना, मतलब जो एक्चुअल में है नहीं बट आपको आभास होता है। ये कब होता है, जब आपको सिस्टम को रैम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब रैम की ज़रूरत ज़्यादा होती है तब सिस्टम उस समय क्या करता है, हार्ड डिस्क को इस्तेमाल करता है, ठीक है, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। और असल में उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम वर्चुअल मेमोरी जो है हम नाम दे देते हैं। तो अभी के लिए जो आंसर बनेगा उसका सी वाला बनेगा, इसको ध्यान रखें। वर्चुअल मेमोरी मतलब जब रैम जो काम कर रही है, रैम अगर हमारे पास कम हो जाए तो उस केस में सेकेंडरी मेमोरी को इस्तेमाल में लाया जाता है। और जब सेकेंडरी मेमोरी को इस्तेमाल में लाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक भ्रम हो गया भाई। और यही आपके पास क्या था, वही आपके पास जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वर्चुअल मेमोरी हो जाती है। एक बाइट समूह किसके इक्वल होता है, एक बाइट किसके इक्वल होता है, एक बाइट होता है 8 बिट का इक्वल। और जब 1 निबल के बारे में बात करते हैं तो 1 निबल किसके इक्वल होता है, 4 बिट के इक्वल। तो ये 1 निबल के इक्वल हो जाएगा, ये आपके पास जो है 1 बाइट के इक्वल हो जाएगा। और जब हम बात करते हैं 2 निबल के बारे में तो 2 निबल भी आपके पास 8 बाइट के इक्वल हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा ऑपरेशन रैम के द्वारा संपन्न होता है। तो कौन सा ऑपरेशन होता है रैम के द्वारा संपन्न, रीड करना, राइट करना, यानी डेटा डालना और डेटा को मिटाना। क्या ये रैम के द्वारा संपन्न होता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। हालांकि वैसे टेक्निकली देखा जाए तो ये रैम के द्वारा संपन्न नहीं होता है। मतलब अब देखो, इसको मुझे एक बार दोबारा चेक करना पड़ेगा ये आंसर एक्चुअल में क्या है, और आप लोगों को जो भी किया हो। असल में देखा जाए तो ये काम CPU करता है। ये काम कौन करता है, CPU। ये कंट्रोल प्रोसेस यूनिट इस काम को करती है, लेकिन जहाँ पे ये काम होता है वो जगह जो है आपके पास रैम होती है। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे मान के चल सकते हैं, कोई विद्यार्थी है और वो विद्यार्थी जो है पढ़ने का काम करता है और लिखने का काम करता है, लेकिन वो पढ़ने और लिखने का काम किसी डेस्क के ऊपर करता है, यानी मेज के ऊपर करता है। तो जो मेज है वो उसके लिए रैम हो जाएगी, लेकिन असल में जो काम कर रहा है वो एक विद्यार्थी है। तो CPU असल में ये प्रोसेस करता है, जहाँ पे उस प्रोसेस को किया जाता है उसको वो जो जगह है, वो जो मेमोरी है वो आपके पास रैम होती है। तो इसलिए अभी के लिए जो है इसका आंसर रीड एंड राइट जो आपके पास बन रहा है। कौन सा ऑपरेशन रैम के द्वारा संपन्न होता है, रैम में संपन्न होता है। कुछ ऐसे ये टेक्निकली ऐसा क्वेश्चन बनना चाहिए था। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो आपको किसी भी मेथड से ये क्वेश्चन आता हो, आप अपने मेथड से आप इसको करिए। एक मेथड जिससे मैं नॉर्मली करता हूं, तो मैं आपको मेथड बता देता हूं। मेथड क्या है कि जब भी आपके पास ऐसा कोई भी एक साल पूछा जाता है तो इस साल से पहले वाले साल में हम जाएंगे, और 2016 से पहला वाला जो साल था आपके पास कौन सा था, 2015। इस 2015 साल तक हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे ऑड डेज। देखिए 2015 को मैं कुछ इस तरीके से तोड़ सकता हूँ, 2000 और 15 ईयर,
ऐसे तोड़ सकता हूँ ना मैं, इस तरीके से तोड़ा जा सकता है। अब मुझे ये निकालने पड़ेंगे कि 2000 सालों में कितने जो है मैं कह सकता हूँ कि ऑड डेज रहेंगे, विषम दिन आएंगे। तो 2000 सालों में आपके पास जो ऑड डेज होते हैं वो 0 होते हैं, ये फिक्स होता है, वो पहले से पता होता है। 100 में इतने होते हैं, 200 में इतने होते हैं, 300 में इतने होते हैं, वो पहले साल के निकाले जाते हैं। जो भी 400 के मल्टीपल होते हैं वहाँ पर जो ऑड डेज होते हैं वो 0 ही आते हैं। अब क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, फिर वो अलग विषय होता है। इसी तरीके से अगर हम 15 सालों में निकालें तो 15 सालों को निकालने के लिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 3 तो इसमें आपके पास आ जाएंगे लीप ईयर। इन 15 सालों में 3 लीप ईयर होंगे, यानी 12 आपके पास यहाँ पे हो जाते हैं नॉर्मल ईयर। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। अगर किसी ने बोला पहले 15 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, कितने नॉर्मल ईयर होंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 3 12 होता है, 15 तो डिवाइड होता नहीं है, तो मतलब 3 इसमें लीप ईयर आएंगे, बाकी के जो बचेंगे वो नॉर्मल ईयर होंगे। अब आप सभी लोग जानते होंगे हर एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, यानी 3 लीप ईयर में आपके पास कितने विषम दिन हो जाएंगे, 6 विषम दिन हो जाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल ईयर में 1 विषम दिन होता है, यानी 12 में मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और आपके पास कितना आ जाएगा, ये भी 12 आ जाएगा। यानी इन दोनों को हम ऐड करने वाले हैं, यानी 12 और 6 आपके पास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 डिवाइड बाई 7 कर देना ऑड डेज निकालने के लिए, तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 4। तो 4 हमारे पास ऑड डेज आएगा यहाँ से। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, मैंने अभी तक 2015 तक निकाला, मुझे जाना है 2016 तक, और 2016 भी कहाँ तक जाना है, मुझे 26 तक जाना है, 26 जनवरी 2016। तो हम नॉर्मल क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 26, क्योंकि मुझे 26 ही तक जाना है, और 26 बटे कर देंगे 7। यहाँ पे भी आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 5। तो देखो 5 ऑड डेज ये मिले, 4 ऑड डेज हमारे पास ऑलरेडी थे, वापस से इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। 5 और 4 आपके पास 9 आ जाएंगे। तो अभी भी हमारे पास नॉर्मल जो ऑड डेज आ रहे हैं वो टोटल अभी भी कितने, 9। अगेन वापस 9 बटे 7 करना, 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर आने वाला है। ठीक है, मतलब ये 2 ऑड डेज आ गया। और ऑड डेज का मतलब कुछ ऐसा करना है, अगर 0 अगर आपके पास आता तो संडे होता, अगर आपके पास 1 आता तो फिर मंडे होता, और अगर 2 आ जाए तो फिर आपके पास यहाँ पे ट्यूसडे होगा, 3 आ जाए तो फिर आपके पास यहाँ पे वेंसडे होगा। यानी मैंने 2 लिया है, मैं 2 आया है, तो मेरे पास यहाँ पे ट्यूसडे आ गया, यानी इसका जो आंसर बनेगा वो मंगलवार बनने वाला है। ठीक है, अब मैंने जैसे कि कहा कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को, मतलब क्योंकि एक जब मेथड होता है ना, तो ये मेथड हर किसी को समझ में नहीं आता है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो मेथड जैसे बहुत सारे लोग कोडिंग वगैरह से करते हैं, तो आप उससे भी करके जो है इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, आंसर आना चाहिए बस, और मुद्दा किसी चीज़ का नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि 10 मार्च 1987 को बृहस्पतिवार मान लिया जाए तो 30 नवंबर 1998 को कौन सा दिन होगा, ये प्रश्न है। तो हम इसके अकॉर्डिंग कैसे चलेंगे जरा समझ लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे 10 मार्च 1987, और 10 मार्च 1987 को यहाँ पे है बृहस्पतिवार। ठीक, हमें जाना है 30 नवंबर 1998 तक। देखो जब भी ऐसे प्रश्न आते ना, जहाँ हमें जाना होता है पहले सेम डेट सेम मंथ में चले जाओ। यानी मैं सबसे पहले क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि 10 मार्च 1900 जो हमारा यहाँ पे 98 होगा, उस दिन यहाँ पे कौन सा दिन होगा, पहले ये निकालो। और फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हम यहाँ पे चले जाएंगे 30 नवंबर 1998 को कौन सा दिन होगा, मतलब तब हम इसको इजीली निकाल सकते हैं, फिर हमें कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक है, तो फिर हम इसको ऐसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये वाला निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये कैसे निकलेगा, पहले ये जरा हमारे लिए समझने वाली बात हो जाएगी कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। अब इसको निकालने के वैसे आपके पास कई तरीके हो सकते हैं। अब एक तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप इसको ऐसे निकालो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 1987 वाला जो कैलेंडर है ये कब रिपीट होने वाला, जरा ये समझना। 1987 से पहले जो आपके पास लीप ईयर आया होगा, ये कब आया होगा, ये आया होगा 1984 में आया होगा ना लीप ईयर। यानी लीप ईयर में 3 साल एक्स्ट्रा है ना। ये 1987 वाला लीप ईयर में 3 साल एक्स्ट्रा है। और लीप ईयर के कॉन्सेप्ट में कैलेंडर कब रिपीट हो जाए, जब लीप ईयर से 3 साल अगर कोई कैलेंडर ऊपर है तो हम उसमें 11 ऐड करते हैं। इसका मतलब हम अगर 1987 में 11 अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, क्या 1998 मिलेगा, क्या मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, मैंने कहा देखो जो 1987 है ना, तो 1987 वाला जो साल आ रहा है, ये 1987 साल लीप ईयर में आपके पास 3 साल ऊपर है। तो लीप ईयर में क्योंकि 3 साल ऊपर है, इसलिए हम इसमें क्या ऐड करते हैं, इसलिए हम इसमें 11 ऐड करते हैं सेम कैलेंडर रिपीट करने के लिए। इसके कॉन्सेप्ट में हम थोड़ी आगे बात करेंगे। और जब हम इसमें 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास कहाँ पहुँच जाएगा, ये 1999 में पहुँच चुका होगा, कुछ इस तरीके से। नहीं, मैं गलत कह रहा था ना, हाँ ठीक है, 3 साल, हाँ ठीक है। तो 11 इसमें ऐड करेंगे तो नहीं, ठीक तो यार क्यों गलत कह रहा हूँ मैं, ये ऐसे आ जाएगा
98 1998 आएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि यार जो 1987 का कैलेंडर होगा और जो 1998 का कैलेंडर होगा वो सेम होना चाहिए। और सेम होने का मतलब ये है कि अगर इधर बृहस्पतिवार है ना तो यहाँ भी भाई सेम बृहस्पतिवार ही आएगा। तो मतलब इधर आपके पास क्या आने वाला है, बृहस्पतिवार ही आने वाला है, क्योंकि सेम कैलेंडर है ना, कैलेंडर क्योंकि सेम है। तो जब कैलेंडर सेम है तो जहाँ पे 10 मार्च को बृहस्पतिवार रहा होगा तो ये 1998 में भी बृहस्पतिवार आएगा। और अब हम जाएंगे 1998 में। अब 1998 में हमें जाना है 30 नवंबर तक। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई हमारे पास ये मार्च का महीना है और मार्च हमारे पास कितना जाता है, 31 जाता है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 31 से इस 10 को माइनस कर लेंगे और आपको मिलेगा यहाँ पे 21। क्या यही होगा, 10 मार्च को अलग कर लो, 21 बचेगा, मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम विषम दिन निकालेंगे 21/7 कर लो तो यहाँ पे 0 विषम दिन आएंगे। मार्च के बाद हम देखेंगे अप्रैल, अप्रैल जाता है भैया 30वां, 30/7 कर लेना, आपको 2 मिलेगा। अप्रैल के बाद आपके पास मई आता है, मई वापस से 31 का जाएगा, डिवाइड बाई 7 कर लो, 3 मिलेगा। मई के बाद आपके पास जून आएगा, जून आपके पास फिर से 30 का जाएगा, 30/7 कर लो, आपको 2 मिलेगा। जून के बाद जुलाई और फिर अगस्त। देखो जुलाई और जो अगस्त होते हैं वो दोनों के दोनों 31 के जाते हैं। यानी यहाँ पे जो विषम दिन आएंगे वो कितने आने वाले हैं, ये भी 3 आएगा, ये भी 3 आएगा। ठीक है, अब मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर आएगा, सितंबर 30 का जाएगा तो मतलब 2 विषम दिन आएंगे। सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, अक्टूबर 31 का जाएगा यानी 3 विषम दिन आएंगे। और नवंबर, ध्यान दीजिएगा, नवंबर मुझे कहाँ तक जाना है, नवंबर जाना है मुझे 30 तारीख तक। तो यहाँ पे हम इसके विषम दिन निकालेंगे, यानी 30/7 कर लो, कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे 2 विषम दिन आ गए। तो कुछ इस तरीके से विषम दिन बन चुके हैं। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 और 3 13 14 15 और 3 आपके पास यहाँ पे कितना हो गया, 18 और 18 2 कितना होता है, 20। तो यहाँ पे टोटल आ रहे हैं आपके पास 20। यानी इन 20 दिनों में 20/7 कर लेना, आपके पास जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी बृहस्पतिवार में 6 दिन आगे आ जाओ। तो बृहस्पतिवार में 6 दिन आगे जाओगे तो कितना आएगा, बृहस्पति के बाद शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध। यानी यहाँ पे आपके पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो दिन आएगा वो आपके पास क्या आएगा, ये बुधवार, यहाँ पे इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करूँगा ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। कहाँ तक जाना है अपने को, 30 नवंबर 1998 को कौन सा दिन था, तो ये यहाँ पे बुधवार जो है आपके पास होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा इसको देख लेते हैं। अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है, रवि अविनाश से 165 दिन बड़ा है। तो मैंने क्या कहा, हम ऐसा बना देते हैं, जो अरुण है और यहाँ पे नीचे रवि है। तो ये कह रहा है जो अरुण है वो रवि से 157 दिन बड़ा है। इसका मतलब 157 दिन पहले जो है इसने जन्म लिया होगा। और रवि जो है अविनाश से 165 दिन बड़ा है। यानी यहाँ नीचे होगा आपके पास अविनाश, और जो अविनाश है वो कितना दिन बड़ा होगा इससे, रवि से, यह आपके पास जो है 165 दिन बड़ा हो जाएगा इससे। तो ये भी आपके पास मामला कुछ बन गया। अगर रवि का जन्म शनिवार को हुआ है, इसने बोला ये जो रवि है ना, इस रवि का जो जन्म है ना, रवि का जन्म हुआ है आपका शनिवार के दिन। तो रवि का जन्म तो हो गया शनिवार के दिन। तो अरुण और अविनाश का जन्म क्रमशः किस दिन हुआ हो। देखो सिंपल सी बात है, जो अरुण है वो 157 दिन पहले जो है जन्मा होगा। ये तो बोला इसने कि जो अरुण है वो रवि से 157 दिन बड़ा है। इसका मतलब 157 दिन पहले उसका जन्म हो चुका है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 157/7 कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा, मतलब और डेज निकालो, सिंपल सी बात है। मुझे क्या करना है, 157 दिन पहले क्या रहा होगा उसकी सिचुएशन देखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 2 14 17 आएगा ना, 7 2 14 हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। ये 117 7 2 14 3 आ जाएगा। 3 का मतलब क्या हो गया, 3 का मतलब क्या हो गया कि मुझे 157 दिन पहले के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे बन गया पता है, कि रवि आज जन्मा है और आज शनिवार है, तो 157 दिन पहले उसका जो है कौन सा दिन रहा होगा। तो यहाँ पे 157 दिन पहले मतलब शनिवार में 3 दिन पीछे चले जाओ। शनिवार में 3 दिन पीछे अगर आप चले जाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। यानी वो अरुण जो है बुधवार के दिन जन्मा होगा। पहली बात तो ये है। दूसरा सेम टू सेम ऐसे करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, हम निकालेंगे, क्योंकि इसने ये भी बोला ना कि भैया अरुण अविनाश का जन्म कब हुआ होगा। तो अविनाश का जन्म 165 दिन के बाद हुआ है, रवि के जन्म के 165 दिन बाद। यानी देखो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 165। अब 165 डिवाइड बाई 7 कर लो। तो 165 डिवाइड बाई 7 कर लोगे तो आपके पास यहाँ पे कितना मिलने वाला है, कितना मिलेगा, 7 2 14 7 3 21, यानी 4 आएगा। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, शनिवार में 4 दिन आगे चले जाएंगे। ठीक, क्योंकि हमें आगे ही जाना है।
ठीक है। तो शनिवार में 4 दिन आगे जाओगे तो फिर भी क्या आएगा, बुधवार ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये बुधवार को जन्मा होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आने वाला है, ये सी आ जाएगा कि भैया उसका जन्म बुधवार को है, दूसरा का जन्म बुधवार को। बहुत सिंपल है, 157 दिन पहले चले जाओ और दूसरे केस में 165 जो भी दिए रखा है ये 165 दिन बाद आ जाओ। तो दोनों केस में बुधवार बुधवार आंसर इसका आ जाएगा। 94 देखेंगे, यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 दिन है तो उस महीने के चौथे बुधवार को क्या तारीख होगी। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ की होगी। हमें बताना है, देखो महीने के, यदि किसी महीने के तीसरे दिन शनिवार है, देखो महीने का अगर तीसरा दिन शनिवार होगा, तीसरा दिन, तो इसका मतलब जो हमारे पास पहला दिन होगा, दूसरा दिन होगा, तीसरा दिन होगा। सिंपल सी बात है ना। तो अगर तीसरा दिन यहाँ पे आपके पास शनिवार है तो यहाँ पे आपके पास शुक्रवार होगा और 1 तारीख को आपके पास क्या आना चाहिए, ये बृहस्पतिवार आना चाहिए। तो मतलब उस महीने की 1 तारीख को बृहस्पतिवार है। बहुत सिंपल है। अब इसने बोला 17 तारीख, यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है तो उस महीने के चौथे बुधवार को क्या तारीख होगी। ओके, अभी क्वेश्चन दूसरा है, मतलब ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, मैं कुछ और समझ रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन वो नहीं है। इसने कहा कि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है, मतलब 17 जो तारीख है इस दिन ये बोल रहा है क्या है आपके पास यहाँ पे, इस दिन बोला शनिवार है, ये कुछ ऐसे बता रहा है। क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमें ये पता है कि भैया 17 तारीख को है शनिवार, तो पहले 1 तारीख को निकालो, 1 तारीख को क्या दिन रहा होगा। तो अब 1 तारीख को कैसे निकालोगे कि 1 तारीख को क्या दिन आएगा, यानी हम देखेंगे कि 16 दिन पहले क्या दिन रहा होगा। ये तो देखोगे 16 दिन पहले का मतलब हो जाएगा आपके पास यहाँ पे कौन सा दिन आएगा, बृहस्पतिवार आएगा ना। यहाँ पे 16 दिन पहले का मतलब क्या होगा, यहाँ पे भैया 1 तारीख को आपके पास बृहस्पतिवार रहा होगा। और वैसे भी चेक कर लो, मैंने कहा अगर आज बृहस्पतिवार है तो 16 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, 16 दिन के बाद बोले तो 17 तारीख को। और कैसे करते हो, 16/7 करते हो, 2 आएगा, बृहस्पति में 2 दिन ऐड करोगे तो कितना आएगा, शनिवार आएगा। बहुत सिंपल है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। तो ये कहानी कुछ कुछ ये बन गई कि भैया 1 तारीख को अपने पास है बृहस्पतिवार। मुझे बताना है उस महीने के चौथे बुधवार को कौन सा दिन होगा। अब देखो मेरा महीने का पहला दिन ही बृहस्पतिवार है, तो इसका मतलब हमारे पास जो बुधवार आएगा कब आएगा, बृहस्पति के बाद क्या होना चाहिए, शुक्र शनि रवि शो मंगल और बुधवार ना 1 तारीख को, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 7 तारीख को। तो 7 तारीख को हमारे पास क्या आने वाला है, ये बुधवार आएगा। देखो पहला महीने का जो पहला बुधवार ही आ रहा है वो 7 तारीख को आएगा। अब क्योंकि महीने का बुधवार पहले 7 तारीख को आएगा तो चौथे का कब आएगा भैया, सिंपल सी बात है 28 तारीख को आएगा ना। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ठीक है, चलो अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है और थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के आप जो है क्वेश्चन को आसानी से कर लेके जाते हैं। आगे देखेंगे, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तारीख से 5 दिन बाद। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं 21वीं तारीख से बोले ना, तो 21वीं तारीख से मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 21 + 5 करेंगे और 21 + 5 का मतलब क्या होगा आपके पास, ये 26 आएगा। ये तो करेंगे, बहुत होना ऐसे क्या होगा, तो ये गड़बड़ हो जाता है। 21वीं तारीख से 5वें दिन का मतलब हो गया कि हमने जो 21 को होगा ना ये पहला दिन काउंट करना है, फिर 22 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 24 आएगा और फिर 25 आएगा, ऐसे। यानी ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है, ये 5वां दिन है। यानी असल में देखा जाए तो यहाँ पे जो सिचुएशन है ये पूछ रहा है कि 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, ना कि 27 दिन या ना कि 27वें दिन। असल में दिक्कत क्या होती है ना, यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। तो असल में बहुत सारे लोग इस गलती को करते हैं। अगर इसने बोला है, इसने अगर ये बोला है, क्या बोला इसने, 21वीं तारीख से, तो इसका मतलब हो गया कि मुझे पहला 21 को पहला दिन काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, और जब 21 को पहला दिन काउंट करोगे तो वो आएगा आपके पास क्या, 25 तक आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन कुछ ये बना कि यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो ऑब्वियसली बात है, अगर माह का तीसरा दिन सोमवार होगा तो पहला दिन कौन सा होगा भैया, पहला दिन आपके पास क्या होने वाला है, पहला दिन आपके पास शनिवार होगा ना, क्योंकि पहला दिन शनिवार होगा तभी तो तीसरा दिन सोमवार होगा। तो किसी माह का पहला दिन शनिवार है, तो अब आपको ये बताना है कि 25 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, क्योंकि 25 दिन के बाद जो दिन आ रहा है ना, 25 दिन के बाद आपके पास ये 26वीं तारीख आ गई और मुझे असल में निकालना ये है कि 26 को क्या होने वाला है। तो हम क्या करेंगे 25 दिन के बाद निकालने के लिए, हम यही तो करते हैं, 25/7 करते हैं और आपको यहाँ पे 4 मिलता है। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाता है, आप क्या करेंगे, शनिवार में 4 दिन आगे चले जाओ। बहुत सिंपल है, शनिवार में 4 दिन आगे आ जाओगे तो आपको कौन सा दिन मिलेगा, कहाँ गया बुधवार, ये वाला सी वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को बृहस्पतिवार आया होगा क्योंकि उन्होंने जो है 21 में 5 ऐड किया होगा या 22 से उन्होंने 1 काउंट किया होगा, इसलिए वो क्वेश्चन गड़बड़ा रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। 96 देखेंगे, 1997 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जा सकता है। तो देखो 1997 का जो कैलेंडर होगा कब होगा, हम देखते हैं कि कभी भी लीप ईयर में अगर 1 साल ऊपर होता है तो 6 ऐड करना है कैलेंडर में। लीप ईयर में अगर हमारे पास 2 साल ऊपर है तो 11 ऐड करते हैं कैलेंडर में। लीप ईयर में 3 साल ऊपर है तो 11 करते हैं कैलेंडर में ऐड, और 4 साल ऊपर है तो हम 28 ऐड करते हैं। ये तो चलता है 1900 से लेकर के
2000 तक के कैलेंडर में ये कुछ सिचुएशन होती है। 1800 वाले कैलेंडर में कुछ चीज़ों में चेंज होता है, क्योंकि 1900 आपके पास क्या नहीं होता है, वो लीप ईयर नहीं होता है। 2000 यहाँ लीप ईयर होता है, इसलिए वहाँ पे सारे उसमें जो है ये फंडे काम करते हैं। तो हमें 1997 का बताना है। हमें ये देखना पड़ेगा 1997 से पहले लीप ईयर कब था। तो 1997 से पहले लीप ईयर था 1996 में, यानी 1997 लीप ईयर में ये एक साल ऊपर है। और जब भी लीप ईयर में अगर एक साल ऊपर कोई कैलेंडर होता है तो उसमें हमें 6 ऐड करना है, यानी 1997 में 6 ऐड कर लेना। आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे जो है कितना मिलेगा, 2003 जो है इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करूँगा ये बात समझ में आपको आई होगी कि हम इन क्वेश्चनों को कैसे असल में सॉल्व करेंगे। चले आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 97 क्वेश्चन, मेरा जन्म 29 जून के बाद हुआ है पर 2 जुलाई से पहले हुआ है। 29 जून के बाद बोले तो हमारे पास मैं कह सकता हूँ या तो 30 जून को हो सकता है, 30 जून को हो सकता है, या आपके पास 1 जुलाई को हो सकता है। यही हो सकता है 30 जून के बाद, लेकिन 2 जुलाई से पहले। मेरे पिता का जन्म 30 जून के बाद, 30 जून के बाद बोले तो 1 जुलाई को हो सकता है, 1 जुलाई या 3 जुलाई से पहले यानी 2 जुलाई। तो हमें असल में क्या बताना है, हमें बताना है कि मेरे पिताजी और मेरा एक ही दिन जन्मदिन अगर आता है तो किस तारीख को आएगा। तो ये बहुत सिंपल हो गया, इसमें भी 1 जुलाई को इसको इसमें याद है और इसको भी 1 जुलाई याद है। तो जो कॉमन है तो इसलिए उसका जो आंसर बनेगा वो बी वाला बनेगा। ठीक है, तो इसमें तो समस्या होनी नहीं चाहिए थी वैसे यार। चलो 98 क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच दोनों दिन सम्मिलित करें तो कुल कितने दिन होंगे। ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 2008 से 15 मई तक जाना है। तो पहले जनवरी में काउंट करिए, जनवरी में हमें 26 को भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, इसने बोला है दोनों दिन सम्मिलित करने हैं। तो 26 को भी अगर आप काउंट करोगे जनवरी 31 जाता है, तो मतलब जनवरी के पूरे 7 दिन होंगे, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, नहीं 6 दिन होंगे ना 26 के। तो जनवरी के मतलब आपके पास यहाँ पे कितने दिन आने वाले हैं, जनवरी के पूरे 6 दिन आप इसमें ऐड कर लेंगे, मतलब 26वां भी उसमें ऐड करना पड़ेगा, ये मेरे कहने का मतलब है। तो 26, 27, 28, 29, 30 और 31, तो पूरे 6 दिन ऐड करना, ये आ जाएगा। फरवरी यहाँ पे कितना आएगा, फरवरी देखो 2008 है तो इसका मतलब हमें फरवरी आएगी 28, तो ये 28 भी ऐड करेंगे। फिर हमें मई तक जाना है, फरवरी के बाद मार्च आता है तो आपके पास वापस से 31 दिन का होगा मार्च। फिर हमारे पास अप्रैल आता है, अप्रैल वापस से 30 दिन का होता है। और हमें मई तक जाना है ना, मई कितना तक जाना है, 15 मई तक जाना है। और 15 मई भी इसमें हमें सम्मिलित करना है, क्योंकि दोनों दिन को सम्मिलित करना है, यानी 15 इसमें ये भी आ जाएगा। इस तरीके से इनको ऐड कर लीजिए। 8 + 6 14, 15 और 5 20 यानी 0, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10 और 1 11। कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, 111 आएगा ना इसका आंसर। तो 111 यानी ऑप्शन बी जो है इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जो है इन प्रश्नों को जो है आपको थोड़ा सा देखना था। ठीक है, देखिए यार ऐसे क्वेश्चन गड़बड़ तो होने नहीं चाहिए थे। अगर फिर भी किसी के गड़बड़ हुए हैं तो फिर तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे गड़बड़ नहीं होना चाहिए था। जमाल ने अपना 10वां जन्मदिन 29/2/2000 को मनाया, तो उसने जमाल का जन्मदिन किस वर्ष हुआ होगा। तो जमाल का जन्मदिन किस वर्ष हुआ है आपको ये बताना है। ठीक, तो अब सबसे पहली बात ये है कि ये जो 29 तारीख है ना, ये आपके पास क्या है, ये एक लीप ईयर है, लीप ईयर वाला साल है। तो हमें देखना पड़ेगा कि लीप ईयर 2004 से पहले, 2004 से पहले लीप ईयर कब कब रहा होगा। तो देखो 93 तो बहुत पास में है, क्योंकि 93 से 2004 चले जाओगे, लीप ईयर वैसे भी इसमें 2 आएंगे, इसमें तो मतलब नहीं है ना, तो ये तो वैसे भी आंसर नहीं होने वाला है। 60 बहुत दूर हो जाता है। अब आंसर हो सकता है 68 या 64 में से एक। तो हमने क्या किया, मैंने लिखा यार देखो, मान लो कि कोई बच्चा मान लो कि 1964 में जन्मा हो, तो 64 के बाद आपके पास जो दूसरा लीप ईयर होगा कब होगा, वो 68 में होगा। 68 के बाद आपके पास लीप ईयर कब होगा, आपके पास 72 में होगा। 72 के बाद कब होगा लीप ईयर, 76 में। 76 के बाद आपके पास कब आएगा लीप ईयर, आपके पास 1980 में। 80 के बाद कब आएगा आपके पास लीप ईयर, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 84 में, समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें। फिर 84 के बाद आएगा 88 में, 88 के बाद आएगा आपके 92 में, और 92 के बाद कब आएगा, 92 के बाद कब आएगा, 96 में आएगा। और 96 के बाद कब आएगा आपके पास, 2000 में आएगा लीप ईयर। और 2000 के बाद कब आएगा, नहीं 2000 तो नॉर्मल ईयर की तरह काउंट होगा ना, नहीं ठीक है, लीप ईयर की तरह काउंट होगा 2000। और फिर उसके बाद आएगा 2004, इस तरीके से। अब देखो अगर किसी बच्चे का जन्म 1964 में वो जन्मा होगा, यहाँ पे वो उसका जो बॉर्न हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है पहला साल कब मनाएगा, वो पहला मतलब जन्म दिवस मनाएगा 1968 में, यही तो होता है। अब क्योंकि लीप ईयर है तो वो 4 साल बाद मनाएगा ना। जैसे नॉर्मली अगर मान लो कोई बच्चा 2026 में पैदा हो रहा है तो 2027 में वो पहला साल मनाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति 64 में जन्मा होगा तो मतलब वो 4 साल बाद वो अपना जन्मदिन मनाएगा, क्योंकि 29 फरवरी को जो है वो जन्मा होगा। तो देखो पहला यहाँ पे आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। देखो 2004 में ये 10वां जन्मदिन मना रहा होगा, यानी ऑप्शन जो है ए इसका आंसर आ जाएगा। बाकी इसमें कोई आंसर नहीं होंगे। क्यों आएगा, देखो मैंने आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ बेसिक से बेसिक चीज़ें बता दूँ, ताकि आपको बुद्धि में चीज़ें चली जाएँ कि ये मामला क्या चल रहा है।
है। 15 जुलाई 2022 को सोमवार है, तो 16 अक्टूबर 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो सेम टू सेम इसमें वही वाला ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कौन सा, कि यहाँ देखेंगे कि 2005 से पहले लीप ईयर कब रहा होगा। तो मैंने कहा साहब 2005 से पहले लीप ईयर था आपके पास 2004 में, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 2005 जो है वो लीप ईयर में आपके पास एक साल ऊपर है। अब क्योंकि लीप ईयर में एक साल ऊपर है, तो हम क्या देखेंगे कि भैया ये कैलेंडर आपके पास रिपीट कब होगा। तो 2005 वाला कैलेंडर कब होगा, उसमें 6 ऐड करना पड़ेगा ना, यानी 2005 वाला कैलेंडर रिपीट होगा 2011 में। ऐसी तो आएगा, बहुत सिंपल है। अब इसमें भी वापस चेक करो कि 2011 से पहले लीप ईयर कब रहा होगा। तो 2011 से पहले लीप ईयर कब रहा होगा, मतलब 2011 से पहले ये जो कैलेंडर है वो लीप ईयर में 3 साल ऊपर है। क्यों ये लीप ईयर में 3 साल ऊपर नहीं है, 2011 से पहले जो लीप ईयर रहा होगा वो रहा होगा 2008 में, यानी 2008 में 3 साल ये ऊपर है। और जब भी लीप ईयर में 3 साल कोई चीज़ ऊपर होती है तो हम उसमें 11 ऐड करते हैं, यानी 2011 में हम यहाँ पे क्या करेंगे 11 ऐड करेंगे और आपके पास कितना आएगा 2022 आएगा। इस तरीके से अब आप क्या समझ रहे हो इस बात से, समझनी ये बात है कि साहब 2005 का जो कैलेंडर है वो कैलेंडर, 2011 का कैलेंडर और 2022 का कैलेंडर, ये सब आपके पास सेम कैलेंडर होने वाले हैं, यानी कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2022 का कैलेंडर और 2005 का कैलेंडर सेम रहा होगा, यानी अगर 15 जुलाई को अगर 2022 में सोमवार था तो सेम टू सेम 2005 16 ओके यानी सेम टू सेम मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 15 जुलाई, देखो मेरी बात समझना जरा, कि 15 जुलाई 2022 में अगर मैंने ये कह दिया कि यहाँ पे आपके पास अगर सोमवार था, तो मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ मैं ये कह सकता हूँ कि 15 जो जुलाई होगा, 15 जुलाई 2005 को भी सोमवार रहा होगा। ये मेरे कहने का मतलब है, सेम डेट वही रहा होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। और हमें बताना था 16 अक्टूबर 2005, तो अब हमारे लिए आसान हो गया ना। 16 अक्टूबर तो मैं इजीली बता सकता हूँ ना यार, 16 अक्टूबर 2005 को दिन कौन सा रहा होगा, मैं इसको आसानी से बना सकता हूँ। अब कैसे बनाएंगे, तो अब इसको बनाने का तरीका हमारे पास क्या होने वाला है। बनाने का तरीका सिंपल है ना, कि मेरे पास जैसे जुलाई है ना, जुलाई कितना जाता है, जुलाई जाता है मेरा 31वां, तो 31 से पहले 15 कम कर लो, 31 से 15 कम कर लेना, जो भी आपके पास आंसर बचेगा कितना आएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा, इस तरीके से आएगा। और 16/7 कर लो, कितना आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब जो विषम दिन होते हैं। जुलाई के बाद अगस्त कर लो, अगस्त भी 31 जाता है, यानी 31/7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 होगा। अगस्त के बाद सितंबर आएगा, सितंबर 30 में जाएगा, 30/7 कर लेना 2 आएगा। सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में 31/7 कर लेना 3 आएगा। और हम जाएंगे फिर नवंबर में, नहीं नवंबर नहीं जाना, अपने को तो 16 अक्टूबर तक जाना था ना यार, तो इसको थोड़ा ठीक कर लो। यहाँ पे हम अक्टूबर में चले जाएंगे, और अक्टूबर कब तक जाना है भैया, 16 तक जाना है ना, तो 16/7 कर लो, आपको 2 मिलेगा। तो कितना है यहाँ पे, 1 ये 2 था, 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, यानी यहाँ पे आए 9, यानी 9/7 कर लेना, आपको मिलेगा 2। और 2 का मतलब क्या होता है कि हम सोमवार से 2 आगे जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि मुझे 15 जुलाई से 16 अक्टूबर तक जाना है, तो सोमवार में 2 दिन आगे चले जाओगे तो कितना आएगा यहाँ पे आपके पास, बुधवार आएगा। यानी यहाँ पे आंसर कितना होना चाहिए, बुधवार जो है इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ आपके पास मैटर कुछ बनेगा। उम्मीद करूँगा ये बात आपको समझ में आई होगी, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं कि क्यों कैसे किस तरीके से चीज़ें ये आई हैं। ये फिर भी ठीक है, कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, लेकिन अपने बिहार पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो के साथ। और हाँ, एक बात और, बहुत सारे लोग नीचे से कमेंट करते रहते हैं फिर कि इसका ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए। भाई देखिए ऐसा है कि हम लोग भी जब भी इन क्वेश्चंस को देते हैं तो हम भी इनको एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है, तो अगर आपका रिप्लाई नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब हम किसी का रिप्लाई नहीं कर सकते ना, तो समझ जाओ कि आप गलत कर रहे हैं। ठीक, और अगर मिल गया रिप्लाई तो समझ जाओ आप कहीं ना कहीं ठीक है। तो इसलिए जो है अपने बिहार पे भी चेक करके ही जो है कोई कमेंट किया करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।